गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर और आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीब आसिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, उम्मीद है कि आप लोग भी जहां कहीं होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और जनाब आप लोगों ने वीकेंड अपना बड़ा अच्छा गुजारा होगा, खूब इंजॉय भी किया होगा। मैंने तो अपना वीकेंड बहुत अच्छा गुजारा है, बल्कि मसरूफ़ भी था मेरा वीकेंड इस दफ़ा। लेकिन एक भरपूर और मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने के लिए ना मेरा ख्याल है कि हमें अच्छे तरीके से अपना वीकेंड गुजारना चाहिए और ये हमें अपनी आदात में भी शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी कामयाबी और नाकामी में हमारी आदात का किरदार इंतहाई अहम समझा जाता है। उन आदात के हवाले से मैंने गुज़श्ता दिनों एक इंतहाई शानदार किताब पढ़ी जिसका नाम था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स और इस किताब के जो मुसन्निफ थे उन्होंने 7 आदात को हाईलाइट किया इस किताब में, जो किसी भी नौजवान की ज़िंदगी को कामयाब बना सकती है। और उनमें जो पहली आदत समझी जाती थी वो थी सोच। दूसरी आदत कहा जाता है कि जनाब आपका मुस्तकबिल पर नज़र कितनी आपने रखी, यानी कि आपकी ज़िंदगी के जो मकासद हैं वो आपके जहन में नक्श होने चाहिए। तीसरी आदत उसमें बताई गई कि अपनी तरजीहात को मुतय्यन करना। चौथी आदत थी कि जीतें और जीतने की आदत अपनाएं। पांचवी आदत के दूसरों की बात को गौर से सुने और छठी आदत थी कि टीम वर्क यानी कि दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखना चाहिए हमें। और सातवीं और लास्ट आदत थी कि तफरीह यानी कि अपने दिलो दिमाग को बाकायदगी से आप लोगों ने फ्रेश करना है। और मेरे ख्याल से वीकेंड इसके लिए एक बेहतरीन मौका होता है, तो अपना वीकेंड आप अच्छे अंदाज से गुजारा करें ताकि जब वीकेंड अच्छा गुजरता है तो नेक्स्ट जो आपका वीक होता है, मंडे जो होता है, नया हफ्ते का आगाज़, नए दिन का आगाज़ जो वो अच्छे तरीके से होता है, एनर्जेटिक होता है, आपके अंदर एक्साइटमेंट होती है कि आपने अच्छे तरीके से अपने वीक का आगाज़ करना है। तो इसलिए आप लोग भी छोटी छोटी चीज़ों पर गौर किया करें। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो हम सबकी ख्वाहिश होती है कि खूबसूरत जिस्म हो ताकि हम जो भी लिबास पहने उसमें हम लोग अच्छे नज़र आएँ। ताहम एक बड़ा मसला पेट की चर्बी है जो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है और जिसकी बुनियादी वजह हमारी खुराक पर तवज्जो ना देना है और बेतरतीब तर्ज़ ज़िंदगी है। एक्सपर्ट्स की जानिब से मोटापे को 100 बीमारियों की जड़ भी करार दिया जाता है। मोटापे के नतीजे में पेश आने वाली तिब्बी शिकायत में हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 है, गैर मुतवाज़न खून की रवानी, जिस्मानी अज़ा की गैर मुनासिब कारकर्दगी और दिल के आर्ज़ में मुब्तला होना सरे फहरिस्त आता है। एक तहकीक के मुताबिक ये बताया जाता है कि दुनिया के 1/4 से ज़्यादा अफराद का वज़न बहुत ज़्यादा है और अगर मोटापे की शरह इसी रफ्तार के साथ बढ़ती रही तो 2030 तक दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी मोटापे का शिकार हो जाएगी। और हालिया 40 साल में बच्चों और ख़ासतौर पर नौजवानों में मोटापे की जो शरह है उसमें 10 गुना इजाफा किया गया है। दुनिया भर में लड़के और लड़कियों समेत 124 मिलियन से जायद बच्चे बीमारी की हद तक मोटापे का शिकार हैं। तो हम अपनी डेली लाइफ में वो कौन कौन सी गलतियां करते हैं जो हमें मोटापे की तरफ लेकर जाती है, मोटापे से निजात कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नवीद मलिक है, लेप्रोस्कोपिक एंड पेडियाट्रिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब ये जो मोटापा है इसको 100 बीमारियों की जड़ कहा जाता है, लेकिन फिर भी इतनी तेज़ी के साथ इसकी शरह बढ़ती जा रही है, क्या वजह लगती है आपको? आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया इसमें ना, बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट कर दिया आपने कि मोटापे की वजह एक तो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल और खुराक, डाइटरी हैबिट्स। आमतौर पे हम देखते हैं बच्चों को जंक फूड्स हम स्टार्ट से शुरू कर देते हैं और वालिदैन सेहत को जो उस मोटापे को सेहत समझते हैं, हमारा बच्चा बड़ा हेल्दी है। हाँ। इट्स नॉट हेल्थ। एक हद तक तो ये हेल्थ है, ठीक है। आप BMI कैलकुलेट करते हैं, BMI कैलकुलेटर बड़े इजीली अवेलेबल हैं, आप प्ले स्टोर से ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप बच्चे की एज, हाइट, वेट डालते हैं तो वो आपको एग्जैक्ट वेट बताता है कि इस बच्चे का मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए वेट। या किसी भी एडल्ट का भी अगर हम डालें उसमें, मेरा आपका डालें, तो वो आपको एग्जैक्ट आपका वेट बताता है कि इसका एक्चुअल वेट कितना होना चाहिए। अगर उससे एक्सीड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल BMI हम कहते हैं 25 तक इज़ ओके। अच्छा। 25 से 30 हो गया तो हम कहते हैं ये ओबेसिटी क्लास 1 में आ गया या ओवरवेट हो गया। 30 से 35, उसके बाद 35 से 40 ओबेसिटी क्लास 3 क्लास 2 और 40 से अबव ओबेसिटी क्लास 3, यानी कि अब ये ओबेसिटी वो है जो वापस आने के चांसेस कम हैं। ठीक है, रिवर्सिबल नहीं है। यस, विदाउट एनी ट्रीटमेंट। अच्छा, ट्रीटमेंट में फिर ऑप्शंस आ जाती हैं बहुत सारी।
पहले हम बात कर लें कि इसकी रीज़न क्या है। जी जी। जंक फूड सबसे बड़ी रीज़न। प्लस मैं हमेशा अपने पेशेंट से भी कहता हूँ कि वॉक, कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपनी लाइफ में रखें। ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, खाया पिया बैठ गए, टीवी देख लिया, मोबाइल लेकर बैठ गए, बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है। और हमारी कोशिश होती है कि हम शॉप के अंदर जाना है मॉल में तो शॉप तक अपनी गाड़ी ले जाएं। तो मेरी एक हैबिट है, मैं हमेशा दूर गाड़ी पार्क करता हूँ। एटलीस्ट वो टाइम आप कम से कम कंज्यूम कर लेते हैं वॉक में। अच्छा, ठीक है। और उसके अब आपने देखा है जितनी फूड चेंज है उन्होंने वॉक थ्रू बना दिए, ड्राइव थ्रू बना दिए उनके। आप गाड़ियाँ बैठें, आपको आराम से दिया जाएगा। हाँ। लें अपना जो भी आपने जंक फूड लेना है वो लें और उसी तरह गाड़ी में बैठ के खा लें, घर जाके बेड पे लेट जाएं। ठीक है। तो ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत बड़ी रीज़न है। और मोटापा जो है ना, पाकिस्तान इज़ नंबर 8 इन ओबेसिटी इन द वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा कॉमन है। और उसकी वजह से होता क्या आगे फिर, मोटापा क्या कुछ कर सकता है, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। शुगर, ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल का हाई होना। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा तो उसके साथ दिल का मसला, हार्ट अटैक होने के चांसेस, फॉलेज के चांसेस, और इवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। अच्छा। ज़िंदगी कम हो जाती है। बीइंग मुस्लिम हमारा तो बिलीफ है ना कि हम जो वक्त लिखा है मुकर्रर उस पर हमने चले जाना है। बट एक अल्लाह ने अकल भी दी है ना, इल्म दिया है, उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए कि हम अगर ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल को नहीं छोड़ेंगे, अपनी हैबिट्स को ठीक नहीं करेंगे, वेट कंट्रोल नहीं करेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। ठीक है। तो ये सारी रीजंस हैं एक तो मोटापे के, और उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली 100 बीमारियों की जड़ है मोटापा, वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसका हल क्या है? अब जैसे आप सर्जन हैं, इसकी बहुत से ट्रीटमेंट्स भी आ चुके हैं, सर्जरीज के थ्रू भी हम लोग अब मोटापा कम कर सकते हैं। ये किस तरह के ट्रीटमेंट है? अच्छा, टू स्टार्ट विद, अगर थोड़ी ओबेसिटी है, हम कह लें कि ओवरवेट है अगर, अच्छा, या ओबेसिटी क्लास 1 है, उसमें हम ऑपरेट नहीं करते नॉर्मली। ठीक है। हम कहते हैं कि जी आप डाइट कर लें, हमारे पास डाइटिशियंस हैं, वो अपना डाइट प्लान दे दें आपको, प्लस आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, लाइफस्टाइल बेहतर कर लें अपना, तो ठीक हो जाता है। आप वापस आ सकते हैं। अपनी डाइटरी हैबिट्स बेहतर कर लें, फॉर एग्जांपल जंक फूड से अवॉइड कर लें, ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड कर लें, ये चीज़ें कर लें। आप हेल्दी फूड की तरफ आ जाएं, सैलेड, प्रोटीन डाइट पे आ जाएं, तो आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। ओके। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का बड़ा रोल है उसके अंदर। इससे अगर ऊपर है ओबेसिटी, फॉर एग्जांपल आपका BMI 30 प्लस चला गया, ठीक है, और या 35 प्लस चला गया, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ अब रोल आ जाता है सर्जरी का। और 40 प्लस तो डेफिनेट सर्जरी है, उसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर आप कहें कि मेरा वेट फॉर एग्जांपल नॉर्मल वेट से 30 kg अबव है, फॉर एग्जांपल मेरा वेट होना चाहिए 70 kg, ओके, मैं 100 पे चला गया हूँ, तो अब यहाँ से रिवर्सल वापस मुश्किल है विदाउट सर्जरी। अच्छा, बहुत से डाइटिशियंस हैं वो क्लेम करते हैं कि जी हम डाइट से कंट्रोल कर लेते हैं। कई लोगों ने कंट्रोल किया भी है, बट उसे हम कहते हैं रिबाउंड फिनोमिना। फॉर एग्जांपल मैं 100 से वापस 80 पे आ गया, लेकिन अब 80 से फिर मैं जब डाइट छोड़ूंगा, सारी लाइफ लॉन्ग आप डाइट नहीं कर सकते। जब मैं डाइट छोड़ूंगा वापस, तो फिर मैं 100 पे नहीं स्टॉप करूंगा, फिर मैं 120 पे चला जाऊंगा। ओके। तो इसे कहते हैं बाउंस बैक हो जाता है। यस, बाउंस बैक होता है, ठीक है। और अच्छा, 100 से 80 तक आना रिलेटिवली इजी है। वो जो 80 से 70 पे आना ना, ये 10 kg रिड्यूस करना, दैट इज टू टफ। अच्छा, इसके लिए तो डाइट भी और आपको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा, मतलब आपको रिलीजियसली सारा कुछ करना पड़ता है। बट अगेन कितना कर सकते हैं आप, एक लिमिट है ना डाइट की, आप थक जाते हैं डाइट करके आपके पास। सर्जरी का फ़ायदा क्या है, हम सर्जरी किन लोगों को ऑफर करते हैं जी, और हम सर्जरी में करते क्या हैं? अच्छा, सर्जरी में दो चीज़ें हैं। इट्स नॉट ओनली फॉर ओवरवेट पेशेंट्स, इट्स ऑल्सो मेटाबॉलिक सर्जरी। अच्छा, मेटाबॉलिक मीन्स किसी को डायबिटीज़ है, किसी का यूरिक एसिड हाई है, किसी का लिपिड प्रोफाइल डिरेंज है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है बॉडी में, तो इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सर्जरी। ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं सर्जरी के साथ। ठीक है। यस। और हम कहते हैं कि डायबिटीज़ रिमिशन, डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है इस सर्जरी के साथ। मेरा स्लोगन भी यही है कि मुस्तकिल इलाज बराए शुगर एंड ओबेसिटी। क्या बात है, अगर इस तरह आपकी शुगर खत्म हो जाती, टोटली खत्म हो जाती, बिल्कुल खत्म हो जाती। क्या बात, बिलीव यू मी, मेरे इतने पेशेंट्स हैं जिनको हमने ट्रीट किया, अल्लाह का शुक्र, ऑपरेट किया, और डे ऑफ सर्जरी के बाद उन्होंने इंसुलिन और ओरल मेडिसिन शुगर के लिए खत्म हो गई, बंद हो गई। ओके, ठीक है। एंड दे आर लिविंग देयर हेल्दी लाइफ माशाल्लाह। वेट भी रिड्यूस हुआ और इंसुलिन मेडिसिन सब बंद हो गई, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, शुगर की मेडिसिन सब बंद हो गई। लेकिन डॉक्टर साहब, जब सर्जरी की जाती है तो पेशेंट्स में क्या क्या चीज़ें देखी जाती है? उसका जो
ब्लड लेवल है उसका, ये शुगर लेवल है उसका, ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं उसके, एसओपीज क्या हैं? जी बिल्कुल, ये मैंने बताया ना, बीएमआई एक हमारा मेन इंडिकेटर है, उसको देखना है, उसमें हमने देखना है कि अगर तो शुगर ब्लड प्रेशर है और उसके साथ बीएमआई 30+ होना चाहिए, उनको हम ऑपरेट करते हैं। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ जाते हैं कि जी आप शुगर का इलाज करते हैं, हम शुगर का इलाज करते हैं लेकिन मोटापे के साथ जो शुगर है उसका इलाज करते हैं। जो नॉर्मल वेट या अंडर वेट पेशेंट्स हैं उनको हम सर्जरी ऑफर नहीं करते। अच्छा, ओके। जो ओवर वेट पेशेंट्स हैं उनको हम सर्जरी ऑफर करते हैं, जिनका बीएमआई 30 से 35 के दरमियान है और प्लस उनको साथ में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये इश्यूज़ हैं, उनको हम सर्जरी ऑफर करते हैं। और जिनका बीएमआई 35+ है या 40 से प्लस है उनको हम सर्जरी ऑफर करते हैं विदाउट एनी डिजीज़ है या नहीं है, शुगर ब्लड प्रेशर है या नहीं है, फिर हमने सर्जरी करनी है। दैट इज़ मेंट फॉर ओवर वेट, वो ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए। जबकि ये जो 30+ जो बीएमआई के लोग हैं इनमें हम डायबिटीज़ को भी ट्रीट कर रहे हैं और साथ ओबेसिटी को भी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम करते क्या हैं सर्जरी में? इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अच्छा, ये सब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, इट्स ऑल लैप्रोस्कोपिक, मीन्स आप 4 या 5 सुराख करते हैं पेट में, जिसे की होल सर्जरी कहते हैं, और आम जुबान में लोग इसको लेज़र सर्जरी भी बोलते हैं। इट्स नॉट लेज़र सर्जरी, एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट से करते हैं हम। इसमें यह है कि 4 या 5 सुराख होंगे, उसके अंदर हम कैमरा डालते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, और हैंड इंस्ट्रूमेंट्स, लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास जिनका कंट्रोल बाहर और काम हम अंदर कर रहे होते हैं। तो उससे हम स्टमक को या तो शॉर्ट कर देते हैं या स्टमक को बाईपास करते हैं। दैट डिपेंड्स कि किस पेशेंट की हमने क्या सर्जरी करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट का, जैसे आपने पूछा कि इनका हम किस तरह ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कौन सी सर्जरी ऑफर करनी है, हम सबसे पहले देखते हैं पेशेंट का HbA1c लेवल। HbA1c बेसिकली आपको बताता है कि पेशेंट का पिछले 4 महीने में ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल कैसा रहा है। ठीक है। HbA1c नॉर्मल 5.5 या 6 तक होना चाहिए। अगर 6 से ऊपर है तो प्री डायबिटिक, 7 से प्लस है तो फिर हम कहते हैं कि ये डायबिटिक पेशेंट्स हैं। और मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनका HbA1c 10, 12, 13 तक भी चला जाता है, फिर हाईली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। तो उनको हम क्या ऑफ़र करते हैं कि गैस्ट्रिक बाईपास, हम स्टमक का एक पोर्शन फूड पाइप के साथ कनेक्ट रहने देते हैं, बाकी स्टमक अंदर रहता है, और वो जो एक छोटा सा हम पाउच बनाते हैं स्टमक का, उसको कनेक्ट करते हैं इंटेस्टाइन के साथ। तो वो फूड जो है मोस्टली बाईपास हो जाता है, स्टमक में नहीं जाता, वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन में जाकर और बाहर चला जाता है। यानी कि एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, इनको हम कहते हैं मेल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर्स। इसमें एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। जब एब्जॉर्प्शन कम होगी और डाइजेशन कम होगी तो फूड जितना आपने लिया है वो सारा का सारा कंज्यूम नहीं होगा, बहुत सा फूड बाहर निकल जाएगा। ठीक है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल और वेट भी रिड्यूस होता है। आप अपने विद इन, हमारा जो है टारगेट होता है कि विद इन 6 मंथ्स आपका जो एक्स्ट्रा वेट है उसका 50% नीचे आ जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इस सर्जरी के कि नहीं? जी, मैं हमेशा कहता हूँ अपने पेशेंट से कि ये इट्स क्वाइट सेफ सर्जरी बट इन एक्सपर्ट हैंड्स। हमेशा एक्सपर्ट तलाश करें। बाकी जो रिस्क है, रिस्क ये है जैसे हम ट्रैवल करते हैं, कहीं भी आ जा रहे हैं तो उसमें रिस्क है, इतना रिस्क हर चीज़ के अंदर है। अच्छा। नथिंग इज रिस्क फ्री। अच्छा। और बाकी ये सर्जरी इज़ क्वाइट सेफ। इसके जितने बेनिफिट हैं उसका अगर कंपेयर करें तो देखें, आपकी शुगर से जान छूट गई, ब्लड प्रेशर ख़त्म हो गया, ओबेसिटी ख़त्म हो गई, वेट जॉइंट पेन्स ख़त्म हो गए। अच्छा, बहुत से पेशेंट हमारे पास रेफ़र होके आते हैं फ्रॉम द ऑर्थोपेडिक सर्जन्स कि जी हमने जॉइंट रिप्लेस करना है, वेट ज़्यादा है पेशेंट का, हम इस वेट पे जॉइंट रिप्लेस नहीं करेंगे, आप पहले वेट रिड्यूस करें फिर हमारे पास आएँ। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हमारे पास रेफ़र करते हैं इनफर्टिलिटी के लिए, ख़वातीन में बांझपन मोटापे के साथ रिलेटेड है, गायनेकोलॉजिस्ट रेफर करते हैं कि जी पहले वेट रिड्यूस करें, फिर प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इनको अगर हम देखें तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत माइनर से हैं इसके। अच्छा। वो हम साथ साथ केटर करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में क्या है, कुछ लोगों को हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है आफ्टर सर्जरी। ओके। स्किन हैंग हो जाती है। अच्छा। लेकिन वो भी कुछ लोगों की। अच्छा, अगर आप हमारा डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो फिर नहीं होती, मोस्टली नहीं होती। या 40 से नीचे अगर आपकी एज है तो फिर स्किन हैंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
अच्छा, कुछ मिनरल्स और विटामिन डेफिशिएंसीज होती हैं, उनको हम साथ साथ केटर करते हैं। हम अपने 6 मंथ्स हमारा डाइट प्लान होता है कि 6 मंथ हमारे डाइट प्लान पे रहता है पेशेंट। मतलब अगर डाइट प्लान को अगर अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए तो इस तरह के फिर साइड इफेक्ट्स आने के चांसेस बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स ही हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नवीद मलिक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और मोटापे से किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है थ्रू सर्जरी, उस पर हमने बात की है। जनाब, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए एक ऐसे मसले की जिसकी वजह से मुल्क पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है, और वो मसला है पाकिस्तान से काबिलियत का हिजरत करना। पाकिस्तान से आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद के बैरून मुल्क जाने का रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और गुज़श्ता 10 सालों में अगर देखा जाए तो 57,74,000 आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। मुल्क में जो लाखों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और हुनरमंद जो लोग थे वो बाहर चले गए हैं, और जिनकी खिदमात से हमारा मुल्क महरूम हो चुका है। तो मुल्क का असल सरमाया मुसलसल लुट रहा है, तो तरक्की का ख्वाब कैसे शर्मिंदा ताबीर होगा, इस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई और बदलती मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र अगर 2022 जनवरी से जुलाई तक की बात की जाए तो तकरीबन 4,58,257 लोगों ने अपना मुल्क छोड़कर रोजगार की तलाश में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का रुख किया। अगर माजी की बात की जाए तो कोरोना के बायस 2021 में बैरून मुल्क सफर करने वालों की तादाद में 2020 के मुकाबले में 27.6% इजाफा हुआ। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 2,86,648 अफराद ने बैरून मुल्क अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, जो कि गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 27.6% ज्यादा है। गैर हुनरमंद अफराद में 54% ने सऊदिया, 13.2% ने कतर और 13.4% ने ओमान में रजिस्ट्रेशन करवाई। पिछले 2 बरस में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तादाद में बड़ा इजाफा देखा गया। बैरून मुल्क रजिस्ट्रेशन करवाने वालों में ज्यादातर अफराद का ताल्लुक पंजाब से था, जिनकी तादाद 1,56,877 थी। दूसरे नंबर पर KPK रहा, जिनकी तादाद 76,213 अफराद थी। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अगर आने वाले दिनों में मुख्तलिफ ममालिक में रोजगार के मौके बढ़ते हैं तो इंसानी वसाइल में बेहतरी आने का कवी इम्कान मौजूद होगा। और जनाब, ये खसूसी रिपोर्ट थी जो आप लोगों ने देखी है, और इतनी बड़ी तादाद में जो आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद हैं वो मुल्क क्यों छोड़ रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उमैर चालियावाला हैं, लाइफ कोच हैं और ट्रेनर हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है बिलाल असलम है, वीज़ा कंसल्टेंट है। बिलाल, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और उमैर आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। उम्मीद है आप दोनों ठीक ठाक होंगे। और बिलाल, सबसे पहले आप ही से बात करना चाहूँगी, वीज़ा कंसल्टेंसी के हवाले से किस तरह के लोग आपके पास आते हैं, क्या डिमांड करते हैं, किस तरह का वीज़ा होने चाहिए होता है? अच्छा, इसमें डिफरेंट वर्टिकल्स हैं जो हमारे पास आते हैं। सबसे पहले तो वो लोग हैं जो ज़्यादा वेल क्वालिफाइड हैं, अच्छा, बट दे हैव स्पेंड देयर टाइम इन पाकिस्तान, लाइक वी आर 10 साल जो अपने करियर लैडर पे चले गए हैं, मिड मैनेजमेंट लेवल पे हैं। अब अभी आपने जो रिपोर्ट शेयर की जिसमें आपने कहा कि बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ा है जाने का, उसके रीजंस पे हम आगे जाके बात करते हैं, बट उनको भी एक तरह से मायूसी या डिसअपॉइंटमेंट है, दैट्स व्हाई दे वांट टू गो अब्रॉड। अच्छा, इसके बाद वो बच्चे आ जाते हैं जो अभी बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो या अपने बैचलर्स, अंडर ग्रेड या ग्रेड लेवल पे हैं, या इंटरमीडिएट या A लेवल्स जिन्होंने किया। इसके अलावा एक और वर्टिकल आ जाता है जो इतने गैर हुनरमंद अफराद हैं, और उनका बड़ा एक लेमैन सा जुमला होता है कि जी हम बाहर जाना चाहते हैं तो हमें बताएं हम कैसे जाएं। यूजुअली लोगों को डायरेक्शन का इतना आइडिया नहीं है कि उन्होंने कैसे जाना है। तो उमर, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, लाइफ कोच भी हैं, तो आप मुझे बताइए क्या रीज़न लगता है आपको? बिलाल ने बताया एक एस्पेक्ट ये भी है, लेकिन क्यों छोड़ना चाहते हैं? मतलब सारी ज़िंदगी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, रहते हैं, ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारते हैं, लेकिन जैसे ही सर्व करने का हमें मौका मिलता है हम लोग बाहर चले जाते हैं।
बहुत आई थिंक जो रीसेंट रुझान पड़ा है उसमें तो बहुत ताल्लुक इस बात से भी कि अब लोग जो यहाँ पे कमा रहे हैं उस पे अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे। लोगों के पास जो बना हुआ था यहाँ पे उसकी वैल्यू के अंदर कमी आ गई है। आप जानती हैं एक्सचेंज रेट का क्या हाल हुआ है। और तीसरा मेरा ख्याल है पाकिस्तान की अपनी कहानी हमारे दिमाग में बहुत कमज़ोर है। अच्छा। ये जो ब्रांड है हम उसको लुक डाउन करते हैं। मेड इन पाकिस्तान हमारे लिए इतना हम प्रेफर नहीं करते। तो हम पैदा तो हो गए बहुत सारे, लेकिन अक्सर गुफ्तगू से लगता है कि अगर कहीं और हो जाते तो बेहतर होता। लेकिन मैं इसके फ्लिप पे काम करता हूँ कि यहीं तो काम करने की ज़रूरत है और बेशुमार काम करने की ज़रूरत है। और उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बाहर भी गए हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग काम ही ऐसा करते हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता। कुछ लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि वो इस मुल्क में मुमकिन नहीं होता और हम उनका रेमिटेंस एंजॉय करते हैं और भरपूर अंदाज में उसको प्रोजेक्ट भी करते हैं। तो कोई गम नहीं है, ये अल्लाह की धरती है। लेकिन इस लैंड की अपनी सिग्निफिकेंस है, यहाँ काम करने के लिए बहुत है। और मुझे लगता है कि जो भी टैलेंट रखता है, जो भी सलाहियत बना लेता है, अपना फिट ढूंढ लेता है, उसके पास करने के लिए इतनी गुंजाइश है जो कि शायद बाहर के ममालिक में नहीं मिलती। तो इसलिए मैं इनकरेज करता हूँ कि सोचें, क्योंकि आपके पास यहाँ पे मौका है, आप यहाँ की ज़बान से वाकिफ़ हैं, यहाँ के कल्चर से वाकिफ़ हैं, आपका यहाँ पे नेटवर्क मौजूद है। और एक बात जो मैंने बाहर लोगों में देखी है वो बहुत मिस करते हैं, स्पेशली ओल्ड एजेस के अंदर, कि वो अपने दोस्त यार नहीं होते, अपने इलाके नहीं होते, अपने खाने नहीं होते। तो शायद ज़िंदगी में हम सिर्फ इसलिए नहीं हैं कि हम बहुत कुछ कमा लें, हम इसलिए भी हैं कि हम जहाँ पे पैदा हुए हैं हम वहाँ पे बहुत कुछ किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन उमर, अब तो इतना दौर आगे निकल चुका है, टेक्नोलॉजी से भर गया हमारा दौर, डिजिटल हो गए हैं हम लोग, ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग में हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम लोग पाकिस्तान में रह के इतना कमा सकते हैं। तो फिर बाहर जाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है? जी, मतलब इसमें बहुत रीजंस हो सकते हैं। देखें, जिसके साथ कोई हादसा हुआ है, जिसकी फैमिली ने लॉस सहा है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग लाइफ्स रही हैं यहाँ पे। अक्सर लोग एक ऐसी रेस में फंसे हुए होते हैं कि उसमें 10 साल लगाएं, 20 साल भी लगाएं, तो उन्हें नजर आ रहा होता है कि वो अगर बाहर चले जाएं और शायद छोटा काम भी कर लें तो कन्वर्ट वो पाकिस्तानी रुपए में करके सोच रहे होते हैं, तो ज्यादा लग रहा होता है। कुछ ऐसी भी चीजें जो कि रियासत को ऑफर करनी चाहिए, जरूरी, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। मिसाल के तौर पे तालीम है, सेहत है, सिक्योरिटी है। और एक आम कोई भी घर हो पाकिस्तान में, वो बहुत सारे पैसे शायद जिंदगी भर की कमाई इन्हीं चीजों पे लगाता है। आपके पास जो बच्चे आते हैं उनके माँ बाप की जिंदगी भर की कमाई उस तालीम पे लग रही होती है, राइट? वो तालीम जो कि इस मुल्क के कानून के मुताबिक उस बच्चे का हक है इस मुल्क के अंदर, राइट? सो ये कुछ बहुत ही पेनफुल हकीकतें हैं। और जब लोग मुवाजना करते हैं कि एक जिंदगी है, इसमें क्या किया जाए, तो कुछ लोगों का फैसला ये होता है कि वो शायद बाहर जाके बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं ऐसे लोगों का भी साथ देता हूँ, पर्सनल चॉइस की बात है। जो रहना चाहता है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर भी जिंदगी गुजार सकता है, जिसने बाहर जाना है वो वहाँ पे भी जा सकते। तो बिलाल, आपके पास ज्यादातर जो एज लिमिट के जो लोग हैं, खासतौर पर यंगस्टर्स आते हैं, मिड एज के आते हैं, कौन ज्यादा लोग आते हैं? अच्छा, सब मिक्स्ड है। अगर अभी रिसेंट ट्रेंड देखें, लास्ट लाइक आप 2-3 इयर्स के ट्रेंड की बात करें, तो जो मिड एजेड के लोग हैं, लाइक 40 बिटवीन 40-45, उनका नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है। अच्छा, उसका एक रीजन है, उसमें एक ये कि कई लोग कारोबार कर रहे थे बट उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं। लाइक आई मेट विद अ पर्सन जिनका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो एक चेयर मैन्युफैक्चर करते हैं, इट्स एन SME, और उनका लास्ट मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल 9 लाख रुपीस है। उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी अपनी फैक्ट्री की, और ही वाज टेलिंग मी कि मुझे बताएं बिलाल भाई, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं ये पैसे लेकर कहाँ जाऊँ? और उन्होंने मेरे से शेयर किया कि मेरे रो में जितनी फैक्ट्रीज थी वो सारी शट डाउन कर गई। तो अब ये वो लोग हैं जो आगे जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है। ये जो नंबर इंक्रीज आपको एकदम नजर आ रहा है, जो बच्चे जाने वाले हैं, जो हायर स्टडीज के लिए जाना चाह रहे हैं, वो नंबर शायद उतना ही है। अच्छा। उसमें क्योंकि उसमें अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा रेशियो है। ज़ाहिर है हर एक के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 4-5 मिलियन स्पेंड करे UK जाने के लिए, USA जाने के लिए। बट ये लोग जो अपना सब कुछ पैकअप करके जाना चाह रहे हैं, ये तादाद एक्चुअली बढ़ रही है, क्योंकि इन लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आ रही, ग्रोथ ज्यादा नजर नहीं आ रही, तो ये लोग हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ वो लोग भी हैं जो सेक्टर्स बहुत ज्यादा पाकिस्तान में ग्रो नहीं कर पा रहे। अच्छा। जैसे लेट्स से इंजीनियरिंग, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही। अब आप देखिए कि इंजीनियरिंग में वो बचा जाता है जिसका यूजुअली मेरिट बहुत हाई होता है। आपकी मेडिकल या इंजीनियरिंग ये हमेशा हमारे टॉप मोस्ट लाइक प्रोफेशंस रहे, बट आप इन दोनों की सैलरीज देख लें कि एक डॉक्टर कितना अर्न करता है पाकिस्तान में और एक इंजीनियर कितना कमा रहा है।
तो ऑब्वियसली ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। और जिन मार्केट्स को आपने आइडेंटिफाई किया, यही 2 सेगमेंट्स इन मार्केट में ज़्यादा जाते हैं, आपके डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। या थर्ड वन इज़ योर लेबर फोर्स, वो इन मार्केट्स में जा रही है। अच्छा, फिर एक और वर्टिकल आ जाता है जो आपके आईटी प्रोफेशनल्स हैं। अच्छा। आईटी प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं और वो उनके लिए जो ल्यूक्रेटिव मार्केट है दैट इज़ यूएसए, क्योंकि मार्केट इज़ रियली यू नो एक बहुत बड़ी मार्केट है। और थोड़ा सा अगर हम अपने डोमेस्टिक, क्योंकि हमें अपने जिसे कहते हैं ना गिरबान में भी झांकना चाहिए। हमारे प्रॉब्लम्स ये हैं कि हमारी कंपनीज क्यों ग्रो नहीं कर पाती, क्यों पाकिस्तान में आपको गूगल जैसी कोई कंपनी नज़र नहीं आती, या मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, आपको ज़ोहो जैसी कंपनी क्यों नज़र नहीं आती जो आईटी में एक बड़ा नाम है, या आपको टाटा के आईटी हाउस की तरह का आईटी हाउस पाकिस्तान में क्यों नहीं नज़र आ रहा जो 2-2.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि आपका रीजनल एनवायरनमेंट बड़ा हॉस्टाइल है। आप मुझे ये बताइए कि आप अपने रीजन में अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाई है, आप किधर जाके बेच सकते हैं? आप उसको अफगानिस्तान जाके बेचेंगे, इंडिया जाके बेचेंगे, श्रीलंका जाके बेचेंगे, किधर बेचेंगे? तो आपकी मार्केट साइज बड़ा लिमिटेड है। इस वजह से कंपनीज ग्रो नहीं कर पाती और इसलिए बाहर जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उनको एक्सेल हो और वो ल्यूक्रेटिव पर्क्स नहीं ऑफर कर पाती हैं अपने लोगों को। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन बिलाल, इलीगली भी बहुत से लोग जाते हैं यहाँ से, पाकिस्तान से बाहर के जाते हैं, और हमने बहुत से ऐसे केसेस भी देखे हैं, सफ़र के दौरान ही उनकी डेथ हो जाती है, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो इससे किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है? इस रेशो को कम किया जा सकता है क्या? ये बिल्कुल कम किया जा सकता है। एक तो इस पे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन रन करने की बड़ी ज़रूरत है। हमें ये देखना होगा कि ये इलीगल ट्रैफिक कहाँ से हो रही है। अच्छा। ये इलीगल ट्रैफिकिंग आपको लाहौर से ज़्यादा नहीं नज़र आएगी, आपको कराची से ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, आपको इस्लामाबाद से नज़र नहीं आएगी। ये कहाँ से जा रहा है बच्चा? मैं कुछ रीजन्स का नाम आपको हाईलाइट कर देता हूँ। आपको गुजरात नज़र आएगा, बिहारी नज़र आएगा, आपको इंटीरियर पंजाब के एरियाज नज़र आएंगे, क्योंकि एक तो एजुकेशन लेवल इतना ज़्यादा नहीं है और लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। उनको पता ही नहीं है कि इंटरनेशनली डायनामिक्स क्या है। एक रेस है, क्रैट रेस है, क्योंकि वो देखेंगे कि उनके गांव में कोई बच्चा बाहर गया, अगर 10 में से शायद कोई एक पहुंचा, उस एक ने बहुत बड़ा घर कंस्ट्रक्ट कर लिया अपने गांव में, और उसको देख के पूरा गांव बाहर जाना चाहता है, पूरा एरिया कहता है कि हमने बाहर जाना। और सेकेंडली ये कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सारी इन्वेस्टमेंट, सारे बजट्स जो हैं वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा यूटिलाइज हो रहे होते हैं। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा हम लोग बजट स्पेंडिंग नहीं कर रहे, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर रहे, और लास्टली अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है कि वो टेक स्किल्स की तरफ जाएं, वो स्किल्स जो उनको पाकिस्तान में पैसा दे सके। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके बारे में भी मैं लीगली तरीके के ऊपर भी आऊँगी, किस तरह प्रोसेस क्या है इसका। उमेर, हुकूमत की तरफ से क्या फिर आपको लगता है कि इकदाम उठाने की ज़रूरत है? किस तरह की फैसिलिटेशंस देनी चाहिए ताकि जो ब्रेन ड्रेन होता जा रहा है ये कम से कम हो सके? नंबर 1 तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, जो कि हमारे शहरियों में मिसिंग रहा है सालों साल। मैं कराची शहर बहुत साल रहा, और कराची शहर में हर वक्त ये सोच में होता था कि कोई कुछ हो जाएगा, कोई कुछ छीन जाएगा, कोई बाइक वाला आपको नजर अभी भी वहाँ पे यही है। तो जब लोग जाने लूज करते हैं, अपने एसेट्स लूज करते हैं, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा ओनरशिप तो फिर नहीं रहती ना मुल्क की। सो आई थिंक रियासत को नंबर 1 सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करना चाहिए। नंबर 2 जो बेसिक्स हैं, जिसमें हम कहते हैं कि सेहत है, तालीम है, इसको ज़रूर मुहैया करना चाहिए। ख़ास तौर पे जैसे इलाकों की आपने बात की है, यहाँ पे बहुत मुश्किल है, आपको इलाज के लिए भी बाहर निकलना पड़ता है, तालीम के लिए भी बाहर निकलना पड़ता है। तो जब तक हम ऐसे रियासत शामिल नहीं करेंगे ऐसे लोगों को, तो यकीनन वो ऐसा कोई काम करेंगे जो कि पूरी दुनिया में एम्बैरेसमेंट क्रिएट करता है। ऐसा नहीं होता सिर्फ कि लोग इलीगली जाते हैं, बल्कि जो पहुंच गए होते हैं वो भी अक्सर ऐसे काम करते हैं कि उसकी खबर फिर पाकिस्तान तक वापस पहुंचती है। तो रियासत ज़रूर ये करे। और नंबर 3 जो इस वक्त बड़ा मुश्किल नज़र आता है कि हम सब बट से गए, और जब हम बट जाते हैं तो फिर हर कोई अपनी अपनी सोचता है, और फिर हर किसी को निकलने की पड़ी होती है। तो अगर हम मिला सकें, ये जो सैलाब का भी जो मौका आया है, इसने बहुत सारे लोगों को मिलाया है। अल्लाह करे कि हमारे दरमियान जो पोलराइजेशन है ये ख़त्म हो, ताकि वो लोग जो कि अपने मसाइल का हल बाहर ढूंढ रहे हैं वहाँ पे, जहाँ पे वो किसी को नहीं जानते। देखिए, आप तालीम लेके जाएं, या तालीम आप वहाँ से हासिल करें, आप फिट हो जाएं उस मार्केट के अंदर, तो फैंटास्टिक, आप मज़े में। लेकिन आप जा रहे हैं, मजदूर हैं, आप 12 मिल के रह रहे हैं एक घर के अंदर, एक कमरे के अंदर, ऐसे भी तो लोग हैं। तो उससे तो कहीं बेहतर है कि वो इस मुल्क में काम करें।
आपने बात की कि मार्केट नहीं है, ये मुल्क पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी तरीन आबादी है, अब चौथी भी हो जाएगा जिस तरह बढ़ती जा रही है तो हो जाएगा। दुनिया के कारोबार पाकिस्तान में आते हैं इसके मार्केट साइज के लिए। कौन कह रहा है पाकिस्तान मार्केट नहीं है? पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान ग्रोइंग मार्केट है, और ये तमाम मसाइल जो कि रियासत से हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ये तमाम भी मौके हैं। आप देखेंगे तालीमी इदारे इस मुल्क में, इस ग्रुप के पीछे बहुत सारे तालीमी इदारे शामिल हैं साथ, राइट? सो तालीमी इदारे भी मौके हैं, सेहत के इदारे भी मौके हैं, लेकिन इन लोगों की सोच में ये नहीं था कि हमें कोई मौका दे दे। इन लोगों की सोच में था कि मुझे मसला बताओ, अच्छा मैं मसला हल करूंगा, राइट? तो अगर आप मसला हल करने वाले बने, फिर अब गहरी सांस लेके मुझे बताएं पाकिस्तान में कितना काम है, बहुत ज्यादा कहाँ काम है, आपको क्या क्या चीजें कहाँ मैसर चाहिए, ये कौन देगा? ये आप और मैं देंगे। ये वो मजदूर जो के बाहर जाके पुल बना रहे हैं खलीजी रियासतों के, वो यहाँ पे ठेले लगा सकते हैं, यहाँ पे होटल चला सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे ऐसे हो जाएं, लेकिन ये भी एक साइड है सोचने की। मौके मसलों के अंदर छुपे हैं और ये मुल्क मसलों से भरा हुआ है, और ये इल्तिजा कर रहा है अपने लोगों से कि मेरे मसले हल करो, तुम्हारा बड़ा मौका मेरे मसलों में। बेशक ऐसे ये छोटे छोटे, अगर ये मैं तो कहूँगी छोटे छोटे मसले, ये बुनियादी मसले, अगर इनको ही हम लोग हल कर लेना, तो ये जो रेशो बढ़ती जा रही है, जो लोग अपना मुल्क छोड़ के बाहर जाते जा रहे हैं, वो कम हो जाएगी जब उन्हें यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी। बाहर जाना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से पढ़ने के लिए जाना चाहिए, फिर वापस भी आ जाना चाहिए। तो बिलाल, ये अगर पढ़ने के लिए स्टडी वीज़ा पे बच्चों ने जाना है, अगर आपको देख भी रहे हैं, तो क्या प्रोसेस है उसका, किस तरह जा सकते हैं वो लोग? अच्छा, सबसे पहले तो इसमें एक जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियसली आपके बजट्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जाने के लिए ज़्यादा अगर हम स्टडी डेस्टिनेशंस की बात करें तो वो तो 4 बड़े कंट्रीज़ की हम हमेशा बात करते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास बजट है या नहीं है, हमने जाना जरूर है, हमने बचपन का ख्वाब होता है, बचपन का ख्वाब है। अच्छा, दूसरी चीज़ बड़ी एक अनफॉर्चुनेट है, ये मैं थोड़ा सा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से गाइड भी करना चाहूँगा कि जब आप बाहर जाने की बात करते हैं तो आप ये जरूर देखें कि आप करना क्या चाहते हैं बाहर जाके। बाहर जाना खाली इसलिए नहीं जाना कि हमने बाहर जाना है। फर्ज करें आजकल अब हर बच्चा आता है, हम अब उससे पूछते हैं कि आपने क्या करना है जाके, तो कहते हैं जी बिजनेस स्टडीज करनी है। अच्छा, हर बच्चे का ख्वाब है जी मैंने जाके बिजनेस स्टडीज करनी है या जाके नॉन टेक प्रोफेशन करना है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक ऐसे मुल्क में जाते हैं और अगर आप मास्टर्स डिग्री करने जा रहे हैं, अगर आप मार्केटिंग की डिग्री आप ऑप्ट कर लेते हैं, तो आप गोरे को कम्पीट नहीं कर सकते। आपकी लेवल प्लेइंग ग्राउंड आपके पास नहीं है। ऑब्वियसली आपने उस कल्चर में नहीं रहे हुए, आपका फ्रेंड सर्कल वहाँ का नहीं है, आप उसके नॉर्म्स को नहीं जानते। इवन वो आपको जोक क्रैक करेंगे, आपको उनका जोक ही समझ नहीं आएगा उन्होंने बात क्या की है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप टेक ओरिएंटेड प्रोफेशंस में जाएं, जैसे आईटी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, फिर आजकल मेडिकल प्रोफेशंस का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप ये देखिए कि जिसको पाकिस्तान में मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलता, वो ये कहता है कि जी मैं किर्गिस्तान जाके डॉक्टर बनाऊं। अच्छा, अब आप किर्गिज जाएंगे, आप डॉक्टर बन के आएंगे, उसके बाद आप मेडिकल के एग्जाम्स देंगे। इस सारे प्रोसेस के मुकाबले में अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाके नर्सिंग का ही कोर्स कर लें, ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये जरूर देखें कि आप करने क्या जा रहे हैं, उस चीज के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। उमर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी। आपको यूथ बड़ा पसंद करती है, आपको सुनती भी है, तो मुझे बताइए कि आप यूथ के लिए क्या खास तौर पर कहना चाहोगे कि उन्हें किस तरह के स्किल्स सीखने चाहिए ताकि वो पाकिस्तान में रह के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है उन्हें पर? मैं तो इनकरेज करता हूँ कि बाहर जाएं, बिल्कुल जाएं। मैं अपनी माँ को कहता था 30 मुल्क जाऊंगा तो शादी करूंगा। अच्छा। फिर मैं 30 मुल्क चला गया। तो मैं इस बात को भी एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि आप जो कहते हैं उस पर तवज्जो दें। अगर आप हर वक्त जो बात करते रहते हैं वो आपकी हकीकत बन जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप एक मुल्क को, एक जगह को, एक दरख्त को गालियां देते रहेंगे तो आप उसको मुरझावा ही छोड़ेंगे, राइट? अपने ऊपर आप क्या क्या काम कर सकते हैं, आप पूरी दुनिया घूमें, दुनिया आपके लिए है, उसमें जाके सीखें, काम भी करें। स्किल्स क्या क्या आपको हेल्प कर सकती हैं? नंबर 1 आपका कॉन्फिडेंस, नंबर 2 आपकी कम्युनिकेशन, नंबर 3 आपकी सलाहियत लोगों के साथ काम करने की, और फिर चौथा मैं क्लब कर दूंगा वो तमाम डिजिटल स्किल्स जो आज के दौर में बहुत जरूरी हो गई हैं। तो आई थिंक ये मुरक्कब है जो कि आपको बहुत यूजफुल बना सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे साथ उमर जालियावाला मौजूद है, लाइफ कोच है, ट्रेनर है, और बिलाल असलम भी हमारे साथ मौजूद है, वीज़ा कंसल्टेंट है। बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। उमर, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया और इस सेगमेंट में हम लाहौर और लाहौरियों को दरपेश मसाइल का जिक्र करते हैं और आजकल लाहौर के बासियों को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े मसाइल का सामना है। एक जानिब कोरोना वायरस के हमले अभी थमी नहीं है कि दूसरी जानिब जानलेवा डेंगू मच्छर के डंक तेज हो चुके हैं और डेंगू के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा देखने को मिल रहा है। दुनिया के मुहज़्ज़ब मुआशरों में जब कोई आफत आती है तो लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाती हैं, अशिया ज़रूरिया की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाता है ताकि लोगों को रिलीफ पहुंचाया जाए। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जब ऐसे हालात पैदा होते हैं ना तो गिरा फरोशी, मुनाफाखोरी सरगर्म हो जाते हैं जितने भी ये माफियाज होते हैं और ज़रूरत की चीज़ों का बहरान पैदा कर दिया जाता है। डेंगू का मर्ज तेजी से फैल रहा है और पाकिस्तान में डेंगू बुखार के लिए पैनाडोल मुफीद गोली समझी जाती है। बरसात के बाद आपको पता है मुल्क में मच्छरों की अफजाइश और खास करके डेंगू बुखार में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। ताहम इस वक्त पाकिस्तान में पैनाडोल की किल्लत या उसके महंगे दामों फरोख्त की शिकायत आम हो चुकी हैं। पैनाडोल की जो 100 गोलियों का एक पैकेट मिलता था वो पहले 350 रुपए में मिलता था, अब वो ही पैकेट जो है 1000 रुपए में मुयस्सर है। तो दवा की किल्लत के बायस कोरोना, डेंगू समेत मुख्तलिफ बीमारियों में जो मुब्तला मरीज हैं वो मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ा, जबकि सैलाबज़दा इलाकों में भी मरीजों को पैनाडोल नहीं मिल रही है। तो पैनाडोल की किल्लत की वजूहात क्या है? अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा जो इजाफा हो रहा है और जाली अद्वियात फरोख्त करने के हवाले से जो इंतजामिया है वो क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में हामिद रजा साहब हैं, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं सज्जाद हुसैन साहब हैं। सज्जाद साहब आपको वेलकम कहती हूँ और हामिद साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सज्जाद साहब आप ही से स्टार्ट करूंगी, क्या सूरत हाल बनी है? मतलब मुहज़्ज़ब मुआशरों में जैसे मैंने कहा है कि वहाँ पे कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, आफत आती है, प्रॉब्लम आती है तो लोग मिलजुल कर काम करना शुरू कर देते हैं ताकि उन लोगों को रिलीफ पहुँचाया जाए। यहाँ पे तो उल्टा ही सीन होता है, किल्लत पैदा कर दी जाती है। जी मुनीबा, बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम सवाल है क्योंकि ये हमें गिला ही रहता है एज ए मुस्लिम। सबसे बड़ा जो गिला है वो रमज़ान शरीफ का है। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जी। तो उसकी मिसाल आप कहीं भी लगा सकते हैं। जब हम मज़हब के अपने महीने के अंदर, एक मजहबी महीने के अंदर इस तरह के हरकतें करते हैं तो फिर दूसरे भी एक तो फार्मास्यूटिकल की तरफ से थ्रेट था अच्छा गवर्नमेंट को कि इसकी कीमतें बढ़ाई जाए क्योंकि डॉलर बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से रॉ मटेरियल महंगा हो गया था। तो उसको इम्पोर्ट के मसले में प्रॉब्लम आ रही थी और अब कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो पल्ले से पैसे डाल के आपको जो मार्केट के अंदर अद्वियात फरोख्त करे, कोई ट्रस्ट का अदारा तो नहीं है। अब मसला सूरत हाल है कि 4-5 माह से 6 माह से फार्मास्यूटिकल गवर्नमेंट को वार्निंग दे रही बढ़ाएं। अब गवर्नमेंट की सूरत हाल पेट्रोल और दीगर जो आपने देखी है, आते ही गवर्नमेंट इमरान खान को भूल के लोग और गालम गलोच शुरू होगी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इस पे किसी किस्म का रिस्क ना लिया जाए और इनको रोके रखा जाए। उनको भी पता है डॉलर महंगा है, रॉ मटीरियल महंगा है, दवाई की कीमत ना ही बढ़ाई जाए ताकि हम पे कोई दब्बा ना लग जाए। इस हवाले से वो फार्मास्यूटिकल को कंट्रोल किया और फार्मास्यूटिकल की आखिरी वार्निंग जो है वो एंड खत्म हो गई और आखिरकार जो है वो पैनाडोल जो एक ब्रांड है पैरासीटामोल, उसकी प्रोडक्शन फार्मास्यूटिकल ने बंद कर दी अपनी फैक्ट्री के अंदर। तो अब आपको पता है कि लोगों को जब पता चलता है कि कोई चीज शॉर्ट हो रही है, प्याज अगर शॉर्ट हुआ है तो 10 किलो लेके घर रख लें। तो इसी तरह ना सिर्फ लोगों ने रखा है घरों के अंदर, जो रिटेलर्स थे उन्होंने कितने कितने कॉटन लेके हजारों गोलियां लाखों जो कल परसों बरामद भी हुई है, आपने देखा पैनाडोल की, तो अपने स्टोरों के अंदर और घरों के अंदर उनको स्टोर कर लिया और ब्लैक के अंदर उसको सेल करना शुरू कर दिया। ये सारी सूरत आ रही है पैरासीटामोल की। वैसे तो पीपीएमए की 46 मेडिसिन जो है वो शॉर्ट है इनकी तरफ से, लेकिन चूंकि पैनाडोल चूंकि बुखार की दवाई नहीं है, ये हर बीमारी की दवाई है क्योंकि किसी भी बीमारी में जब आपको इन्फेक्शन होता है तो बुखार होता है, बुखार होता है तो फिर आपको पैनाडोल या पैरासीटामोल खानी पड़ती है। तो ये सारी मौजूदा सूरत हाल इस सिनेरियो के अंदर अब देखें, हम हामिद साहब से पूछते हैं कि मुज़ाकरात हो गए गवर्नमेंट के साथ या नहीं हुए हैं। हामिद साहब आप क्या कहेंगे? मतलब ये जो शॉर्टेज हो जाती है, किल्लत पैदा की जाती है, इजाफा कर दिया जाता है कीमतों में, हम कहाँ किस तरफ जा रहे हैं? हमारी सोसाइटी, हमें कोई लिहाज ही नहीं है, कोई एहसास ही नहीं है अपने अवाम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुनीबा और सजादा, आपको बहुत शुक्रिया। लाहौर न्यूज़ ने और ख़ास तौर पे आपके प्रोग्राम ने हमेशा करंट इश्यूज़ पे बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोग्राम्स किए हैं एंड आई अप्रिशिएट यू कि आपने इतना अहम टॉपिक आज रखा। देखिए बहुत अच्छी बात तकरीबन एक्सप्लेन सजाद भाई ने कर दी है कि
कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई भी इदारा वो एक कमर्शियल इदारा है। जी जी। और कमर्शियल इदारे के जो इनपुट्स हैं जब भी बढ़ते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि उसको अपनी दवा की कीमत बढ़ाना पड़ती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि आप देखें पेट्रोल प्राइस बढ़ी तो फैक्ट्रीज में पेट्रोल यूज़ होता है। अगर डॉलर एक्सचेंज बढ़ा, 93% मटेरियल हमारे इंपोर्ट बेस हैं, तो डॉलर जब बढ़ गया तो उससे हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। इसी तरह से बाकी तमाम फैक्टर्स, बिजली के बिल देखें आप, अपने घर का अगर बिल देखें लास्ट मंथ का क्या है, तो इट सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 2 और 3 है। द सेम इज विद एवरी फैक्ट्री, विद एवरी कमर्शियल एंटिटी, चाहे आपका ये इदारा भी है, यहाँ भी ये होगा। तो फिर क्या होता है कि उससे आप अपना जो फाइनल प्रोड्यूस है, चाहे वो आटा है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो कोई भी यूटिलिटी की चीज़ है जो कि हर रोज़ यूज़ करनी, दवा तो जब आपने बीमार होना तो यूज़ करनी। लेकिन इशू ये है इंडस्ट्री के साथ कि हमारी जो MRP है वो 1 रुपया भी हम खुद से नहीं बढ़ा सकते। अच्छा। उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप ड्रैब, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, उसको आप अप्लाई करते हैं। उनकी एक प्राइस रिव्यू कमेटी है, वहाँ पे उसका इजलास होता है, जिसमें चारों सूबों के सेक्रेटरी हेल्थ होते हैं और एक नुमाइंदा वफाक का होता है। ठीक है। वो सब उन तमाम फैक्टर्स को देखते हैं, रिव्यू करते हैं, उसको हार्डशिप केस बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना इज़ हार्ड, सो यू प्लीज़ कंसिडर द प्राइस। उन्होंने कंसिडर किया और तमाम डाटा को जस्टिफाई किया और अपनी एक रिकमेंडेशन जो है फेडरल गवर्नमेंट, जो कि काबीना और प्राइम मिनिस्टर है, उनको भेजी लास्ट अक्टूबर में। लास्ट अक्टूबर से वो पेंडिंग चलती आई और लास्ट मंथ में फिर जब काबीना ने उसको कंसिडर किया तो उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये सिर्फ पैनाडोल तो आपको एक सरफेस पे नज़र आ रही है, लेकिन इसमें तकरीबन 35 ऐसे लो कॉस्ट मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी प्राइस तब फिक्स हुई थी जब डॉलर 60 रुपए का था। अच्छा। तो आज उनकी वायबिलिटी नहीं है। अब कंपनीज कुछ अर्सा तो बनाती हैं, जैसे पैनाडोल का केस है, पैनाडोल में कंपनी को हर टैबलेट में 1 रुपए का लॉस है और 1 महीने में 40 से 60 मिलियन गोलियां वो बनाते हैं। कंटिन्यू करते रहे प्रोडक्शन। GSK को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, हालांकि आई एम नॉट देयर रिप्रेजेंटेटिव बट दे आर आवर मेंबर कंपनी, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग। कि कंपनी को इंस्ट्रक्शन उनकी, क्योंकि ये UK की कंपनी है, उन्होंने कहा जी आप इसको प्रोड्यूस करते रहें। एंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री GSK की जो बैलेंस शीट में उनको बहुत बड़ा 12 बिलियन का लॉस हुआ। एंड देन दे फाइनली डिसाइडेड कि हम लोग इसको प्रोडक्शन को बंद करें। ठीक है। दोबारा रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने फिर इसको रिजेक्ट कर दिया। तो रीज़न ये है कि अगर हम प्राइसेस को पोलिटिसाइज करेंगे तो फिर ये इशू कभी रिजॉल्व नहीं हो सकता। एक दवाई जब नहीं मिलती तो उसका महंगा ऑल्टरनेटिव मिलता है। महंगा ऑल्टरनेटिव मिलने में पेशेंट को भी नुकसान है और कंपनी को भी अपनी इन्वेंट्री बढ़ानी पड़ती है। जहाँ तक आपने कहा कि एप्रिशिएटेड प्राइस पे जो दवा सेल हो रही है उसमें किसी कंपनी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं उस पर MRP लिखी हुई है। अगर कोई दुकानदार आपसे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहा है तो आपका राइट है कि आप उसको क्वेश्चन करें, आप उसको रिपोर्ट करें इदारों को। हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर प्रोविंशियल हैं बहुत एक्टिव हैं कि अगर वहाँ पे कोई भी कंप्लेंट जाती है तो फौरी एक्शन होता है। लेकिन दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ अ फैक्ट कि बाज़ जो स्टोर्स के मालकान हैं या स्टोर के ऊपर जो लोग खड़े होते हैं वो इसको अप्रिशिएटेड प्राइस पे बेच रहे हैं। लेकिन एज ए कंज्यूमर दिस इज़ माई राइट टू चेक द MRP कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या लिखी है। वो आज भी वही है और जो 1 साल पहले थी उसमें कोई चेंज नहीं। मेरा हम साहब से क्वेश्चन है, हम साहब अभी जो परसों नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें लिखा गया है कि ड्रैब की जानब से कि पैनाडोल जो गोली पैरासीटामोल वाली कंपनियां हैं वो रिटेलर की कमीशन कम कर दें, यानी मेडिकल स्टोर वालों की। अच्छा। 15% था, उससे कम कर दें, वो 5% दें, 10% दें, 15% दें, वो उनकी मर्जी है। सही। तो इस तरह तो मेडिकल स्टोर तो बड़े अरसे से ये मुतालबा करते आ रहे थे कि हमारी तो 15% अरसा दराज से चलती आ रही है और हमारा मुतालबा तो ऊपर जाने का था, तो पैनाडोल पे आके उसको प्राइस कर दिया गया है। तो ये सिर्फ पैनाडोल ही की तरफ गवर्नमेंट की तवज्जो क्यों है? 46 मेडिसिन ऐसी हैं उस पर भी उनको कोई लेना, सिर्फ एक महदूद नोटिफिकेशन जो है वो बिल्कुल, इस पे आपकी क्या राय? इवन कि देखें आज 70 कंपनियों के पास लाइसेंस है पैरासीटामोल बनाने का। अच्छा। लेकिन जब कंज्यूमर जाता है तो वो ब्रांड मांगता है।
पैनाडोल इज अ ब्रांड, बिल्कुल, और इसका जो एक बेस इंग्रेडिएंट है वो पैरासिटामोल है। पैरासिटामोल तो 70 कंपनियां बना रही हैं और उनकी अवेलेबल भी है, लेकिन जब पेशेंट ज्यादा हो गया था जिसमें पैनाडोल चाहिए, तो पैनाडोल की वजह से एक तो ब्रांड का आप कह लें, दूसरा आपने जो बात की, जो रिटेलर मार्जिन की बात है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो रिटेलर्स हैं उनकी बहुत ये डिमांड रही है कि इसको मार्जिन को बढ़ाया जाए, क्योंकि बाकी दुनिया के मुल्कों में कहीं ज़्यादा भी है। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जहाँ पर, जैसे ये बच्चों का दूध है, इसमें वो 5% 6% मार्जिन देते हैं। कई और ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिससे हम कहते हैं कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होती हैं, क्योंकि उनकी सेल ज़्यादा होती है तो उसमें रिटेलर मार्जिन भी कम होता है। तो गवर्नमेंट से जो कंपनी की डिमांड थी कि ये हमारी कॉस्ट बढ़ी है, आप इसको 25 या 30% आप बढ़ाएं, तो उन्होंने कहा कि आप रिटेलर मार्जिन कम करें ताकि आपको ये वायबल हो। तो एक और भी उन्होंने तजवीज़ दी थी कि जो हमारे लोकल रॉ मटेरियल हैं उसकी भी कीमत को उन लोगों ने कहा कि हम थोड़ा उसको कम करते हैं, सो दैट कि इस प्रोडक्ट की, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है इन एवरी डिजीज़, जैसे सिजाद भाई ने बताया कि कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी इज पैनाडोल, चाहे वो इंजेक्शन लगे चाहे वो टैबलेट लें। मतलब जब भी मेडिसिन महंगी होती है हमेशा फार्मास्यूटिकल को गालियाँ पड़ती, आपका कोई नुमाइंदा भी मौक़िफ़ के लिए सामने नहीं आता। तो अभी मौजूदा सूरत हाल में हमारे जो इल्म है वो ये भी है कि रॉ मटेरियल जो पैनाडोल का है वो पाकिस्तान में लाहौर में भी बन रहा है। अच्छा, तो क्या उसकी कमी है, कम बनता है, या क्या वजह है? पैनाडोल का डॉलर से फिर क्या क्या ताल्लुक है? कुछ अरसे के लिए ये हुआ था कि पैरासिटामोल को बनाने के लिए भी एक और रॉ मटेरियल चाहिए, पैरामाइनोफिनोल उसको बोलते हैं। वो चूँकि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आता है, तो चाइना में जो इसका सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर था, उसने थोड़ी देर के लिए शट डाउन किया अपनी रेनोवेशन के लिए। तो पैरासिटामोल के अपने रॉ मटेरियल की जो इंग्रेडिएंट है, जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रॉ मटेरियल कहते हैं, वो शॉर्ट था। अच्छा। लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं रहा, 1-2 माह रहा। इस वक्त जो इशू रॉ मटेरियल की शॉर्टेज का नहीं है, लाहौर में 3 कंपनियां जो बना रही हैं और काफ़ी ह्यूज अमाउंट में बना रही हैं। इशू क्या है सर, कहाँ पे इशू? इस वक्त सिर्फ कॉस्टिंग का है। जो कंपनी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो उसको हर टैबलेट में 1 रुपये का लॉस। अगर वो 40 मिलियन गोली बनाते हैं तो उसको 40 मिलियन का लॉस है। अगर 60 मिलियन बनाते हैं 60 मिलियन का लॉस। देखिए, कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी एक हद तक कर सकती है। कुछ अर्से तक तो उन्होंने। अच्छा सर, आपकी मिनिस्टर हेल्थ से भी मुलाकात हुई, मुज़ाकरात हो गए हैं पैरासिटामोल पे, प्रोडक्शन शुरू कर दी गई है? प्रोडक्शन तो शुरू है इसकी। उन्होंने कब शुरू हुई है? ये लास्ट वीक में। यानी ये खुशखबरी है आवाम के लिए? मार्केट में आ जाएंगे अब? जी, मार्केट में अवेलेबल है। देखें, मार्केट के अंदर आप कहीं भी जाएं, मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी 10 गोलियां देते हैं। हाँ, वो कंट्रोल दे रहे हैं कि भी अगर एक बंदा है ताकि कोई लोग स्टॉक ना करें, 1 या 2 पत्ते आप मांगे आपको हर स्टोर से मिलेंगे। और इसमें हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बहुत विजिलेंस है इनकी, कि वो हर रोज़ डेली रिपोर्ट ले रहे हैं, जितनी भी मेजर फार्मेसीज हैं, चेन फार्मेसीज हैं, उनकी इन्वेंटरी दे रहे हैं। इवन जो ड्रैब है वो हर कंपनी से डेली उनकी पैरासिटामोल जेनरिक की प्रोडक्शन भी ले रहे हैं। इवन जो पैरासिटामोल पैनाडोल बनाने वाली कंपनी है वो भी अपनी डेली विजिलेंस दे रही है, सारे कुछ करे। लेकिन सिद्धार्थ साहब, इंतजामिया की तरफ से भी चेक एंड बैलेंस का जो सिलसिला वो जारी है कि कीमतें ज्यादा ना लगाई जाएं और आवाम से खरीदी ना जाए ज्यादा। देखिए, कीमतें तो ड्रैब ने जो फिक्स कर दी हैं ऊपर दर्ज या डिब्बे के अंदर, और उसके मुताबिक प्रिंटेड होनी है। लेकिन बाज ऐसी जो आपको पता है कि जैसे बहुत सारे शोबों में, जर्नलिस्टों में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, और फार्मास्यूटिकल के अंदर भी ऐसे लोग हैं। अच्छा। पिछले माह उन्होंने एक वो पकड़ा था ड्रग इंस्पेक्टर ने, हालांकि उन्होंने डाटा ड्रग इंस्पेक्टर को जो है वो कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने देखा कि जो ड्रैब के साथ रेट तय था वो उससे ज्यादा लिखा हुआ था उसके अंदर, दवाई के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की चापलूसी की कोशिश करते हैं, कोई रिटेलर चालाकी की कोशिश करते हैं, या कोई लोकली प्रिंट करा लेते हैं डिब्बा, उसके बाद ड्रैब के साथ रेट तय होने के बाद। तो ऐसी चीजें अभी 3 दिन पहले मेडिसिन के डिब्बे पकड़े गए सर, प्रिंट हो रहे थे मुख्तलिफ अद्वियात के एक ही जगह पे। यानी कि उस प्रेस का कोई तल्लक ही नहीं है कि वो किसी कंपनी का डिब्बा प्रिंट कर रहा है। उसको मालिक को पकड़ा है, जो प्रिंटर है, अगर अनपढ़ आदमी उसको नहीं, उसका कहते हैं ये इन्होंने कहा मुझे ऑर्डर दिया, मेरा प्रिंटिंग का काम है मुझे कि मैं कर लेता हूं। जी बिल्कुल। वो मेडिसिन भी तो जाली अद्वियात भी मार्केट में बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखें, अगर आप डाटा देखें तो पाकिस्तान में जो जाली अद्वियात की रेशो है वो 1% या 1% से भी लेस है। अच्छा।
और इस तमाम जो घिनौने कारोबार के अंदर जो कि माशरे के लिए भी, और उसका सबसे बड़ा नुकसान इंडस्ट्री को खुद है कि मेरा ब्रांड कोई जाली बनाएगा या कोई भी अच्छी प्रोडक्ट जो कोई एक फार्मास्यूटिकल लाइसेंस प्रेमिसेस बना रहा है वो बनाएगा, उसकी जाली दवाई बनेगी। अब ये काम जो है इस तरह फ्रैगमेंट्स में करते हैं, जैसे अभी ये रिपोर्ट भी आपने देखी कि प्रिंटिंग जो है वो यहाँ हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रही है, हाँ, और पैकिंग कहीं और हो रही है। लेकिन जो अगर आप देखें कि जो लाइसेंस फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसमें आज तक कभी जाली दवाई का कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ। हाँ, जो लोग हैं कहीं छुप के कहीं किसी दूर दराज एरिया के अंदर जाके करते हैं। अभी जो रिपोर्ट्स आई कि कोयटा के अंदर इसका हो रहा था, कहीं केपी के अंदर हो रहा था, लेकिन प्रिंटिंग जो है वो यहाँ हो रही थी, मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग कहीं आउटसाइड हो रही थी। एग्जैक्टली। अच्छा ज़रा मैं ये बताएं, टाइम का मैं मुख्तसर के अब कब तक हम अपनी बड़ी आसानी से एक आम मेडिकल स्टोर पे जाएंगे और हम 5-10 पत्ते आम बंदा जो है वो अपने घर के लिए खरीद सकता है कि फैमिलियां बड़ी होती हैं। हाँ। दूसरा ये कि इसमें ये बताएं कि गवर्नमेंट के साथ अपनी दीगर जो ETC मेडिसिन है जो मुज़ाकरात हुए हैं उस पर कब तक रेट बढ़ रहा है, उस पर डेडलॉक बरकरार है या रेट बढ़ रहा है? देखिए, पहला सवाल आपका जो था कि अवेलेबिलिटी आज भी है, अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है। आप देखें कि वो जहाँ रेड हुआ है कल परसों वो GSK का अपना ही गोदाम था। अच्छा। और वहाँ पे 60 मिलियन टैबलेट्स पड़ी थी, और अगर कंपनी की आप एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो उन्होंने कहा कि ये हमारा लेजिटिमेट गोडाउन है और ये तमाम स्टॉक डिस्पैच के लिए अवेलेबल है। कंपनी को कोई ऑर्डर जाए वो अवेलेबल कर रहे हैं। हाँ, आगे जो स्टोर के ऊपर वो कंट्रोल दे रहे हैं कि कहीं शॉर्टेज ना हो जाए। जैसे कुछ अरसे के लिए मैंने बताया कि इसका मटेरियल शॉर्टेज रही, और इंशाल्लाह आप अभी भी कहीं भी जाएंगे ये पैरासिटामोल और पैनाडोल दोनों अवेलेबल है। ठीक है। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। देखें, जब तक आप चीज़ों को रॉन्गली पोलिटिसाइज करेंगे ये इशू रहेगा। खून पतला करने वाली आज मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, आज आपको एक प्रोडक्ट नजर आ रहा है लेकिन ये एक्चुअली लिस्ट 35 की है और ये 100 तक जा सकती है। ऐसी दवाइयाँ जो कि 100 रुपये से कम कीमत की हैं, 15 रुपये की दवाई है, 20 की है, 30 की है, 40 की है, और ये पुरानी दवाइयाँ जिनकी के प्राइसेस 80s में 90s में फिक्स हुई हुई हैं। अगर गवर्नमेंट उनको रिव्यू नहीं करेगी तो क्या होगा, उनकी प्रोडक्शन बंद होगी, और उसके बाद क्या होगा कि उसके महंगे ऑल्टरनेट कंपनियां बनाएगी जिसकी अल्टीमेट पेशेंट को ही नुकसान। बिल्कुल ऐसे ही है, जो अवाम है, जो आम आदमी है, उसको फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोग ही पिस रहे हैं, एक आम आदमी ही पिस रहा है फिलहाल महंगाई की चक्की में। हमारे साथ हामिद रजा साहब मौजूद थे, साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के। हमें साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सजाद हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। और पैनाडोल की शॉर्टेज के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे, लेकिन अच्छी खबर अब ये है कि आपको मार्केट में ये अवेलेबल हो गया आसानी से, और इसका जो कीमतों में इजाफा है वो भी नहीं किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में फिर क्या इसके ऊपर अपडेट आते। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं आज के दिन के हवाले से, क्योंकि आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल दिन है सिंध तास मुआहदे के हवाले से। क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज ही के दिन 1960 में दरियाए सिंध और दूसरे दरियाओं का जो पानी है उनकी मुनसिफाना तौर पर हिस्सादारी का मुआहदा हुआ था, जो सिंध तास मुआहिदा कहलाता है। और ये मुआहिदा इंडिया के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त के पाकिस्तान के सदर अयूब खान के माबैन तय पाया था। 1948 में भारत की तरफ से पाकिस्तान के मशरकी दरियाओं का पानी बंद कर दिया गया था, और जिसके बाद इंसानी ज़रूरत से मुतल्लिक बुनियादी मामले को छेड़ने पर दोनों मुल्कों में मौजूद कशीदगी बढ़ गई थी, और कई बरस तक मामलात यूं ही चलते रहे, जिसके बाद सितंबर 1960 में कराची में सिंध तास मुआहिदा तय पाया गया, और जिसका जामिन आलमी बैंक बना। मुआहिदे के तहत 3 मगरबी दरियाओं यानी कि सिंध, जहलुम और चनाब से आने वाले 80% पानी पर पाकिस्तान का हक था, जबकि पंजाब में बहने वाले 3 मशरकी दरिया थे, ब्यास, रावी और सतलुज, का कंट्रोल भारत को दे दिया गया था। तो सिंध तास मुआहिदा तय पाने के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा
कई जंगें हुई और भारत की जानिब से पाकिस्तानी दरियाओं पर स्टोरेज डैम और सबसे बड़े बिजली घर का मुतनाज़ मंसूबा भी बनाया जा रहा था। और भारत इस डैम की तामीर के लिए दरियाए चनाब का 1,08,000 एकड़ फीट पानी जो है रोक सकेगा, जिसे पाकिस्तान मुआहदे की बुनियादी शिकों की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान गुज़श्ता 6 साल से डैम में पानी की ज़ख़ीरा करने और उसके ऑपरेशन से मुतल्लिक डाटा फराहम ना करने पर एहतजाज भी कर रहा है। लेकिन हम सबको जो हसलत है इंडिया की, बल्कि पूरा जो वर्ल्ड ही आप कह लें कि वो जानता है कि इंडिया की किस तरह की हसलत है, वो इस तरह के प्रोपेगेंडा, इस तरह के हथकंडे अपनाता रहता है। और हम लोग पिछले 6 सालों से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कोई इस हवाले से को कह ले कि अपडेट नहीं हो रही है। लेकिन उम्मीद अच्छे की करनी चाहिए हमेशा, और हम भी अच्छे की उम्मीद करते हैं कि एट द एंड हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, आलमी बरादरी जो है वो हमारी आवाज़ सुनेगी और इस जो मामले को हल किया जाएगा। अब जनाब कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ फैशन के हवाले से बात कर लेते हैं, ख़ास तौर पर ख़ातीन के हवाले से, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और जैसे ही मौसम चेंज होता है तो जो हमारे ड्रेसिंग सेंस है, हमारे कपड़े जो हैं उनके भी अंदाज बदल जाते हैं। और ये मौसम हम हल्का हल्का कह लें कि खुनकी बढ़ती जा रही है, तो सर्दियों की तरफ जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर ख़वातीन को बड़ा वेट होता है कि सर्दियाँ आएंगी और सर्दियों में डिफरेंट जो है हमें ड्रेसिंग सेंस जो है वो हमें पता होती है कि हमने ये पहनना है, इस तरह की चीज़ें पहननी है, ओवरकोट पहनने हैं, जैकेट्स पहननी है, स्वेटर्स पहनने हैं, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस की तरफ हम लोग जाते हैं। तो सर्दियों का बड़ा बेताबी से हमें जो है वो जो इंतज़ार होता है। इस पे भी हम बात करेंगे, फैशन ट्रेंड्स पे भी, और अपनी गेस्ट से भी आपको मिलवाएंगे। नरगिस बेग हैं, फैशन डिज़ाइनर है, तो उनसे जो नए नए फैशन ट्रेंड्स आने वाले हैं वो जानते हैं। नरगिस, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। नरगिस, आने वाली है सर्दी और मेरे ख्याल से खासतौर पर लड़कियों को, लड़कों को भी इस सर्दियों का इंतज़ार होता है क्योंकि इसमें डिफरेंट चीज़ें हमें पहनने को मिलती हैं। लड़कियां बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही होती हैं, किस तरह के फैशन ट्रेंड्स देख रही हैं? ख्वातीन आजकल तो तंग आ चुकी है लॉन पहन के, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि इस दफ़ा तो बहुत जल्दी समर का स्टार्ट हो गया था, बट नाउ डेज अगर हम बात करें तो हम समर फॉल की तरफ जा रहे हैं। उसमें तो जो ट्रेंड्स में कलर है वो बहुत खूबसूरत लाइट पेस्टल टोन्स हैं, जैसे कि मैंने वेयर किया है, पाउडर पिंक है, लाइट ग्रीन्स हैं, बड़ी फ्रेश टोन्स हैं, बट पेस्टल में है। बट नेक्स्ट जो अगर हम बात करें जो कमिंग सीजन है उसमें ऑब्वियसली वार्म लुक्स लोग ज़्यादा मांगते हैं, ज़्यादा डिमांड वार्म शेड्स की होती है। उसमें डीप रेड्स हैं, ब्राउन्स की टोन है, पीच की टोन्स हैं, आइस ब्लूज हैं, ग्रेज हैं, बहुत कुछ है। और ब्लैक तो आपको पता है हमारा ओवरऑल वो तो पूरा साल चलता है, ठीक है। बट अभी जो सबसे मज़े का सीज़न आजकल मैं एंजॉय कर रही हूँ वो जो अपकमिंग वेडिंग सीज़न है ना, उसको लेकर बहुत खूबसूरत जो हमारे ट्रेडिशनल एक हमारा सकाफती जो एक कल्चर है जो कि वेडिंग ड्रेसेस में हम ऐड करते हैं, वो बहुत खूबसूरत तरीके से सब कुछ रेडी है, ऑल सेट फॉर एम्ब्रॉयडरी। तो अभी जो है वो ब्राइडल्स पे हम लोग आजकल काम कर रहे हैं क्योंकि शादियों का सीजन आने वाला है, ऑर्डर्स बुक कर रहे हैं। प्लस ये कि अभी ब्राइडल्स बहुत ज़्यादा टची हैं, इन्हीं सेम जो आप पूछ रही हैं कलर्स को लेके, ट्रेंड्स को लेके, फैशन को लेके। तो लॉन्ग लेंथ ही ट्रेंड्स में है स्टिल, अभी जो लास्ट फ्यू ईयर से चल रही हैं लॉन्ग मैक्सीज, टेल मैक्सीज। अच्छा, इसमें शादी पे थोड़ा सा बाद में आते हैं। अभी मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर हम सर्दियों की वार्डरोब के बारे में बात करें, खासतौर पर लड़कियों के, आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे सबसे जो हॉट फेवरेट जो कलर होता है खासतौर पर सर्दियों को मद्देनजर रखते हुए उनकी वार्डरोब में वो होना चाहिए, कौन सा कलर? एग्जैक्टली कलर ब्लैक तो मोस्ट फेवरेट होता है, ठीक है। किसी भी एज में आप कैरी करें तो आपको हमेशा स्मार्ट लुक देता है और ग्लैमर लुक देता है, और उसके साथ आपको एक मेकअप और ज्वेलरी का भी एक सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाता है। दैट्स व्हाई जो लोग हैं वो ज्यादा ब्लैक की तरफ जाते हैं, बट ग्रेज भी लोग पसंद करते हैं, ब्राउन्स बहुत ज्यादा, जैसे कि आजकल न्यूड लुक चल रही है तो उसमें ब्राउन्स और पीची टोन्स बहुत ज्यादा इन है। और अगर फ्रेश कलर्स की बात करें, जो टीनेज बच्चियां हैं जो यूनिवर्सिटी गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, वो पीची पिंक में ज़्यादा लाइक करती हैं। वाइट बहुत ट्रेंड में है स्टिल, अभी समर भी साथ साथ चल रहा है और विंटर में भी आजकल जो है वो लोग पहनते हैं वाइट। पहले ये होता था कि सिर्फ ब्लैक ज़्यादा डार्क टोन्स होती थी, बट अभी लोग मिक्स एंड मैच कुछ चल रहा है, और ट्रेंड्स में भी, कस्ट में भी, जितना भी है कट्स उसमें सब वेस्टर्न और ईस्टर्न मिक्स जो है वो फ्यूजन चल रहा है। लोग वो ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे कैजुअल हो या वेस्टर्न हम बात करें, जो भी
लोग पसंद करते हैं कि इस तरह के कट्स हों जिसमें हमारा थोड़ा फॉर्मल लुक भी आ जाए और वेस्टर्न लुक भी आ जाए और ईस्टर्न लुक भी आ जाए, ज्यादा ट्रेडिशनल की तरफ भी ना जाए और कुछ मिक्स फ्यूजन जो हम क्रिएट करते हैं वो बहुत कपड़ा किस तरह का आएगा, मतलब मुझे पर्सनली तो वैसे ट्रॉपिकल मैं ज्यादा अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ। ट्रॉपिकल ड्रेस का जिस तरह मैंने वेयर किया है, इस फैब्रिक को ज्यादा आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इवन कि आप विदाउट आयरन भी इसको जल्दी जल्दी में, अगर जो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियां हैं, मैक्सिस आजकल जैसे बहुत ट्रेंड में प्रिंटेड बहुत अच्छा ट्रॉपिकल फैब्रिक आया हुआ है, मसला बढ़ता जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये करना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो उसमें बहुत प्रिंट्स भी बहुत प्यारे हैं, कलर्स बहुत कूल हैं और बिलीव मी वो लास्ट, अगर आप देखें ना, जो पुराने ड्रेसेस भी हैं 4 to 5 years बैक, वो भी आप निकाल के वॉश करके पहनेंगे ना तो वो लगेगा बिल्कुल न्यू है। ये उस फैब्रिक का सबसे अच्छा बेनिफिट है। तो मैं पर्सनली ज़्यादा सजेस्ट करती हूँ, जितने भी मेरे आउट ऑफ पाकिस्तान भी क्लाइंट हैं और पाकिस्तान में मैं ये सजेस्ट करती हूँ ट्रॉपिकल फैब्रिक की तरफ आप जाएँ। प्रिंट्स बहुत खूबसूरत हैं, वो कपड़ा खराब नहीं होता। प्रिंट्स में जाएं या प्लेन्स में भी जा सकते हैं? प्रिंट्स आजकल ज्यादा ट्रेंड में है। प्रिंट्स, फ्लोरल प्रिंट्स भी आजकल चल रहे हैं। डॉट्स आपको पता है, पॉल का डॉट्स तो रहते ही हैं। लाइनिंग्स भी चल रही हैं, लॉन्ग लेंथ्स चल रही हैं, ओपन शर्ट्स चल रही हैं, स्कर्ट्स फिर से इन आ रहे हैं। शॉर्ट शर्ट्स के साथ स्कर्ट्स बहुत इन होंगे इंशाल्लाह अभी जो कमिंग विंटर है। और कलर्स कुछ लोग चूजी बहुत होते हैं कि हमने अब विंटर्स आ गए तो हमने सिर्फ डार्क कलर्स ही, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप लाइट भी, उन पे पीची पिंक सूट करता है तो वो ज्यादा पे पीची टोन्स में भी जाते हैं, पिंक्स में भी जाते हैं। चॉइस है ना, जिसकी अपनी चॉइस है वो उसके अकॉर्डिंगली उसमें जा सकता है। हम सजेस्ट जरूर करते हैं जो फैशन ट्रेंड्स हैं, लेकिन कुछ आपकी फिजिक पे, आपकी हाइट पे, कॉम्प्लेक्शन पे भी डिपेंड करता है, उस हिसाब से हम सजेस्ट करते हैं जो भी क्लाइंट हो। अब चलें आगे बढ़ते हैं, कुछ शादी की बातें कर लेते हैं कि शादी पे किस तरह की जो चीजें हैं, मतलब अभी शादी सीजन स्टार्ट होने वाला है तो मेहंदी पे, निकाह पे किस तरह की चीजें हैं, क्या क्या कलर्स आने वाले हैं? अभी वही जैसा मैं जिक्र कर रही थी कि बुकिंग्स हमने स्टार्ट की हैं, ऑल वो अड्डा वर्क, एम्ब्रॉयडरी, स्टोन्स, मटेरियल, वो सब कुछ जो है ना वो बस लग गया, स्टार्ट हो गया। तो उसमें जो कलर्स हम ज्यादा देख रहे हैं वलीमा के जो हैं वो आइस ब्लू हैं, पीची पिंक है, लाइट अनियन पिंक बहुत ट्रेंड में है, और सिल्वर ग्रे भी बड़ा, सिल्वर ग्रे भी ट्रेंड में है विद लॉन्ग बैक टेल एंड हैवी दुपट्टा, प्लस जो आजकल वो हैंड्स कवर होते हैं और फुल यहाँ तक जो एक ट्रायंगल शेप में कुछ बटरफ्लाइज में अभी डिजाइन कर रही हूँ पर्सनली, बल्कि मैंने अभी तक नहीं देखा। आपके शो के तसल्सल से इस तरह के बटरफ्लाइज मैं बहुत खूबसूरत बना रही हूँ, जो ब्राइडल्स में स्लीव्स के आगे कवर्ड भी रहता है, उसमें आपको ज्वेलरी को भी लेके ज्यादा चूजी नहीं होना पड़ता, उसमें आपकी एक हैवी लुक भी आ जाती है, ट्रेंडी और खूबसूरत सा लगता है, खूबसूरत लगता है और ये लास्ट ईयर से चल रहा है, अभी भी ट्रेंड में है। प्लस अगर हम फर्स्ट डे लुक की बात करें तो डीप रेड्स, यू नो, कि वार्म लुक आपको देता है, एक वार्म आपका लुक बहुत खूबसूरत लगता है कि इस पर ग्लैमर लुक आपकी आ जाती है जब आप ब्राइडल के साथ हैवी ज्वेलरी लेते हो। तो डीप रेड्स भी बहुत है आजकल, मतलब फर्स्ट डे तो डीप रेड ही चलता है, डीप रेड ही मोस्टली, क्योंकि मरून आजकल ज्यादा लोग नहीं प्रेफर करते। डीप रेड्स के जो शेड्स हैं उनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और सेम बल्कि आजकल जो मेरे पास डिमांड आ रही है, जिस तरह रिसेंटली हमारी कुछ फिल्म स्टार्स या ड्रामा के जो भी एक्ट्रेस हैं उन्होंने भी अपनी जब शादियों पर पहना तो रेड ऑन रेड इज इन ट्रेंड, रेड ऑन रेड, रेड पर आप रेड ही एम्ब्रॉयडरी का ट्रेंड, वो भी अभी लोग डिमांड कर रहे हैं स्टिल लास्ट ईयर से कि हमें रेड पे गोल्ड नहीं चाहिए, हमें रेड पे रेड चाहिए। मतलब वो बड़ी सटल सी भी और ट्रेंडी भी लगती है। उसके साथ आपका न्यूड लुक बहुत अच्छा आता है, न्यूड मेकअप के साथ। तो उसके साथ फिर दुपट्टा भी रेड में ही जाएंगे फिर, या वो कॉन्ट्रास्ट कर ले? रेड में ही होता है, रेड ही, लेकिन उसपे कुछ हम पर्ल्स इस तरह के यूज करते हैं जो आपको एक शाइन का लुक देता है, थोड़ा सा गोल्ड हम ऐड करते हैं ताकि ज्यादा भी रेड थोड़ा ब्रेक करना पड़ता है हमें रेड को। और निकाह को लेके सेम वाइट बहुत ट्रेंड में है, पिंकी टोन है, ऑफ वाइट, पीची है, उन पे गोल्ड बहुत चलता है। अच्छा। वाइट पे गोल्ड बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे खुद भी पर्सनली बहुत पसंद है। और अक्सर जो बच्चियां आती हैं निकाह के लिए ब्राइड्स, उनकी डिमांड सबसे पहले वाइट से स्टार्ट होती है कि वाइट की कुछ दिखाएं, वाइट में क्या है। अच्छा, जो बारात की हम जो बात करें फर्स्ट डे की लुक है, उसमें क्या वो नीचे लहंगा और ऊपर छोटी वाली जो कुर्ती है वो ये लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही है? मैंने लॉन्ग शर्ट्स का भी बहुत देखा है। बिल्कुल लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही हैं, लेकिन कुछ कस्टमर की भी होता है रिक्वायरमेंट पे कि उनकी फिजिक कैसी है, जो थोड़ी हैवी ब्राइडल्स होती हैं उनको मैं सजेस्ट करती हूँ थोड़ा लॉन्ग कट में जाएं ताकि स्मार्ट लुक आए। और अगर जो ज्यादा हाइटेड हैं या ज्यादा स्किनी हैं तो वो शॉर्ट शर्ट उनको सूट करती है ज्यादा। तो बाकी स्लीव्स तो फुल ही चल रहे हैं, ज्यादा अब हाफ में या स्लीवलेस का इतना ट्रेंड नहीं है, ज्यादा फुल स्लीव्स ही लास्ट ईयर से चल रहे हैं। बट क्लाइंट की अगेन वही रिक्वायरमेंट कि उसकी अपनी चॉइस क्या है, क्योंकि उनके लिए उनका बिग डे होता है। तो मैं ऑब्वियसली उनसे भी पहले डिस्कस करती हूँ कि आपको पर्सनली क्या पसंद है। लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स डाउनलोड की होती हैं,
जब भी क्लाइंट्स आते हैं, इवन कोई सिंपल लॉन की स्टिचिंग के लिए भी आए तो वो पहले 10 तस्वीर दिखाई जाती हैं कि भाई ये इसने पहना है, ये इसने पहना है। देन हम उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए चूज करते हैं कि आपके साथ ये जाएगा, तो हम सजेस्ट करते हैं। फिर सर्दियों में किस तरह का फैब्रिक? ज्यादातर तो वेलवेट पे ही शायद काम होता है। जी, वेलवेट के भी ब्राइडल्स बहुत इन थे लास्ट ईयर। अभी देखते हैं इस साल होपफुली कि ब्राइडल भी होगा, मरून में, रेड में, ब्लैक, नेवी ब्लू बहुत खूबसूरत लगता है, एमरेड ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है वेलवेट में। कुछ हम लोग तो अपने प्योर वेलवेट्स के ही वो खुद से डाई करके शेड अपना बनाते हैं जो मार्केट में अवेलेबल ना हो। तो उसमें एक अनियन पिंक बहुत ज़्यादा डिमांड में आया था लास्ट टाइम वलीमा के लिए, वो भी अच्छा था। तो इस तरह से कस्टमर की डिफरेंट चॉइसेस आती रहती हैं कि फलां को देखा उन्होंने ये पहना है, फलां को देखा है, तो आप सजेस्ट करें, तो फिर जो उन पे सूट करता है वो हम उनको। लेकिन उनको कन्विंस करना कितना मुश्किल है? मतलब अगर वो 10 पिक्चर्स लेकर आएंगे, अब उनमें से उन्हें बताना कि ये आपकी पर्सनालिटी के साथ नहीं जाता, आपको ये चीजें करनी चाहिए, तो कितना मुश्किल होता है? सबसे पहले तो वाकई मुश्किल होता है। कुछ लोग थोड़े से होते हैं स्टबन से, उनको जरा करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग मान जाते हैं। बट मानने के बाद भी वो घर जाके भी उनके मैसेज आ रहे होते हैं, नहीं वो इसको ऐसे कर दे, इसको ऐसे कर दे, मतलब उसमें भी चेंजिंग लास्ट मोमेंट तक चलती रहती है। और फिर जब मैं वो एम्बेलिशमेंट के लिए बस अड्डे पे लग जाता है तो फिर मैं पिक्चर्स शेयर कर देती हूँ कि अब फाइनली अब स्टार्ट हो गया, अब इसमें चेंजिंग नहीं है। थोड़ी सी है ना, हमारी भी ख़वातीन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं कि अगर उन्होंने एकदम से कोई लाइट टोन का दे दिया ऑर्डर और देखती हैं किसी ने डार्क टोन में पहना हुआ है, तो वो एकदम से कहती हैं नहीं आप इसको चेंज कर दें। तो उनको वाकई एग्री कराना इट्स रियली डिफिकल्ट। और दूसरा ये है कि फिर हर किसी से मशवरा भी करना होता है, एडवाइस भी लेनी होती है। अच्छा मैं ये बनवा रही हूँ तो ये कैसा लगेगा, ये फिर वो सबकी अपनी अपनी एक एडवाइस वो जब आती है ब्राइड देखने के लिए, कोई ना कोई जो 2-4 साथ उनकी कजन्स होती हैं वो उनको कंफ्यूज कर देती हैं कि नहीं ये ज्यादा अच्छा नहीं, तुमने ये पहना था ज्यादा अच्छा था। लेकिन मेरे जो क्लाइंट है ना, पर्सनली सीरियसली कि मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग है कि मुझे क्लाइंट्स बहुत अच्छे मिले हैं। मुझे कभी किसी क्लाइंट ने इतना नहीं खपाया कि मैं ज़्यादा उनको कराऊं। मैं जो कह देती हूँ वो सब कुछ मुझ पे छोड़ देते हैं। इवन मेरी टीम भी मुझसे बार बार डिस्कस करती है कि मैडम ऐसे ही है ना, मैं कहती हूँ सब कुछ मुझ पे छोड़ा हुआ है, बस मैं कह रही हूँ तुम कर दो। तो वो बहुत कोऑपरेट करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, ट्रस्ट करते हैं, उनकी मेहरबानी है। चले जी, सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में क्या क्या फैशन ट्रेंड्स हमें देखने को मिलेंगे, शादी सीजन है, उसमें आप किस तरह के अपनी जो वार्डरोब है उसको सेट कर सकते हैं, कपड़े बनवा सकते हैं, उस पर हमने बात की। नरगिस बेग फैशन डिजाइनर हमारे साथ मौजूद थी। नरगिस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जनाब फैशन ट्रेंड्स पर बात की, अब आपने मुझे इजाजत देनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।